सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है क्योंकि वह आर्टिकल को निरस्त करने की चुनौती पर सुनवाई कर रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ 2 अगस्त से संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर लगातार सुनवाई कर रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान की पीठ सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर 2 अगस्त से संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाली याचिकाओं पर लगातार सुनवाई कर रही है। संविधान पीठ में शीर्ष अदालत के 5 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल हैं, अर्थात सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस खन्ना, बी.आर. गवई और सूर्यकांत। राजनीतिक दलों, निजी व्यक्तियों, वकीलों, कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ी संख्या में याचिकाएं दायर की गई है, जिसमें पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा छीनने वाले राष्ट्रपति के आदेश और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की संसद की कार्रवाई को चुनौती दी गई है। अब तक उनके तर्क का मुख्य जोर यह रहा है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के विघटन के बाद संविधान के अनुच्छेद 370 ने स्थायी स्वरूप ग्रहण कर लिया है। सुनवाई के दौरान संविधान पीठ ने बार बार इस स्थायित्व पर संदेह जताया है और एक मौके पर टिप्पणी की कि यह कहना मुश्किल है कि अनुच्छेद 370 स्थायी है और इसे कभी भी निरस्त नहीं किया जा सकता है। इसने याचिकाकर्ता पक्ष से ऐसे परिदृश्य पर विचार करने को कहा जहां पूर्ववर्ती राज्य स्वयं भारतीय संविधान के सभी प्रावधानों को अपने क्षेत्र में लागू करना चाहता है। दूसरा यह तर्क दिया गया है कि अनुच्छेद 370 में अंतर्निहित संघवाद की अवधारणा को राष्ट्रपति या संसद की किसी भी कार्रवाई द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है। संविधान पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की है कि जम्मू कश्मीर की संप्रभुता का भारत को संपूर्ण सशर्त नहीं था, बल्कि भारत के साथ विशेष संप्रभुता निहित करने वाला एक पूर्ण आत्मसमर्पण था। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि राज्यों के साथ सहमति की आवश्यकता वाले संविधान के प्रावधान जरूरी नहीं है कि भारत संघ की संप्रभुता को कमजोर करते हो। वस्तुतः जम्मू कश्मीर के संविधान में ही प्रावधान है कि जम्मू कश्मीर राज्य भारत संघ का अभिन्न अंग है और रहेगा। इसी तरह संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इसमें संविधान के अनुसूची में जम्मू और कश्मीर राज्य भी शामिल है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक नेता अकबर लोन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई की शुरुआत में कहा था कि भारत के साथ जम्मू कश्मीर का एकीकरण निर्विवाद है, निर्विवाद था और हमेशा निर्विवाद ही रहेगा। ब्रेकिस्ट जैन से जनमत संग्रह का जिक्र करने वाले सिब्बल के सुझाव को पसंद नहीं किया गया और अदालत कक्ष के बाहर संविधान पीठ और बड़े पैमाने पर जनता ने इस बार नाराजगी व्यक्त की है। शीर्ष अदालत के समक्ष उठाए गए तर्क की एक और पंक्ति यह है कि 1957 के जम्मू और कश्मीर संविधान में जम्मू और कश्मीर को विशेष स्थिति में बदलाव का कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया है कि निसंदेह भारतीय संविधान दोनों संविधानों के बीच श्रेष्ठ है, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने संविधान पीठ के समक्ष आग्रह किया है कि मूल संरचना भारत और जम्मू कश्मीर दोनों के संविधान से ली जानी चाहिए। अनुच्छेद 370 को हटाने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की सिफारिश करने में संसद द्वारा राज्य विधायिका की भूमिका निभाने का मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जोरदार ढंग से उठाया गया है। यह तर्क दिया गया है कि संविधान शक्ति और विधायी शक्ति के बीच अंतर मौजूद है और एक विधानसभा को संविधान सभा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने आगाह किया है कि दोनों को बराबर बताने वाली व्याख्या हम खतरनाक प्रभाव होगा। कल संसद कह सकती है कि हम संविधान सभा है, वे बुनियादी ढांचे को खत्म कर सकते हैं। सिब्बल ने संविधान पीठ के समक्ष तर्क दिया है, उस स्थिति पर विचार करते हुए जहां संसद खुद को संविधान सभा में परिवर्तित कर देती है। उन्होंने कहा है कि इस मामले को भूल जाइए, मुझे हमारे भविष्य की चिंता है। उपरोक्त प्रस्तुतिकरण को महत्व मिला क्योंकि सीजेआई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की है कि संसद संविधान में संशोधन करती है, संविधान सभा की अपनी शक्ति का प्रयोग करके नहीं। हालांकि यह एक घटक शक्ति यानी संशोधन करने की शक्ति का प्रयोग कर रही है।
लेकिन संविधान के भीतर प्रदान की गई रूपरेखा के भीतर अनुच्छेद 370 का सीमांत नोट, जिसे जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान के रूप में पढ़ा जाता है, केंद्र द्वारा इसके निरस्तीकरण के समर्थन में दिया गया एक तर्क है। लेकिन याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि यह अस्थायी कानूनी प्रावधान की व्याख्या में बहुत ही न्यूनतम भूमिका निभाता है और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न पिछले निर्णयों का हवाला दिया है कि उन्होंने कहा है कि यह कहना गलत होगा कि अनुच्छेद 370 का खंड 3 अप्रासंगिक है और इसे संविधान सभा के रूप में पढ़ना संविधान के अनुच्छेद 370 डी में संशोधन के समान होगा, हालांकि इसे एक व्याख्या प्रावधान के माध्यम से डाला गया है। संक्षेप में याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए केंद्र द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पूरी तरह से कानून के लिए अज्ञात है। सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई का बचाव करने के लिए केंद्र से मौखिक दलीलें मांगने से पहले याचिकाकर्ताओं की ओर से मौखिक दलीलें सुनना जारी रखेगा। केंद्र जो याचिकाकर्ताओं की ओर से मौखिक दलीलें समाप्त होने के बाद अपना मामला पेश करेगा, ने अपनी लिखित दलीलों में विशेष दर्जे को रद्द करने का बचाव करते हुए कहा है कि अनुच्छेद 370 को कमजोर करने के उसके फैसले से अभूतपूर्व विकास, प्रगति, सुरक्षा और स्थिरता आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया है कि आतंकवादियों और अलगाववादी नेटवर्कों द्वारा की गई सड़क हिंसा अब अतीत की बात बन गई है और आतंकवाद, अलगाववादी एजेंडे से जुड़ी संगठित पथराव की घटनाएं, जो बहुत अधिक थी, 2018 में 1767 की संख्या घटकर 2023 में अब 0 तक हो गई हैं। इससे पहले एक अन्य संविधान पीठ ने मामले को 7 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजने की आवश्यकता के खिलाफ फैसला सुनाया था। इस मामले में कश्मीरी पंडितों और उनके संगठनों द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन अपने स्वतंत्र कानूनी पैरों पर खड़े नहीं दिखते, बल्कि केंद्र के पक्ष में समर्थन का एक अंग जोड़ते हैं। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मैराथन कार्यवाही से निश्चित रूप से देश के संविधान परिदृश्य में एक ऐतिहासिक निर्णय आएगा। अब देखते हैं वो निर्णय क्या आएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच मिलकर क्या निर्णय लेते हैं।